बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद कर दी है स्पेशल अदालत ने। और पहले ये लग रहा था कि ये ज़मानत मंजूर कर ली जाएगी और बाबर रवान साहब की जानिब से, और बैरिस्टर सलमान सफदर ने ऐसे दलाइल दिए कि उसके बाद उस केस में कुछ बचा नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है कि असद उमर की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है, यहाँ पोस्ट अरेस्ट बेल ख़ारिज कर दी गई। हालांकि पोस्ट अरेस्ट बेल में स्कोप ज़्यादा होता है, अबूरी ज़मानत में तो स्कोप ही नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है उसी मुकदमे में, और जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है उसको ख़ारिज कर दिया जाता है। और पहले 10 मिनट का कहा जाता है फ़ैसला महफूज का, लेकिन जैसे ही फ़ैसला देर से आया और वो 10 मिनट वाला 1 घंटे से भी ज़ायद गुजर गया, तो हम समझ गए थे कि अब फ़ैसला जो महफूज था वो गैर महफूज होने जा रहा है। और दूसरी जानिब अगलों को भी पता था और नैब की टीमें भी जेल अटक पहुँच चुकी थी कि ये ज़मानत हो जाएगी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये ज़मानत ख़ारिज करनी पड़ी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। असद उमर की आज जब अदालत में समाअत हुई तो असद उमर की अबूरी ज़मानत पर समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथ जो शाह महमूद कुरैशी थे उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आज जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो FIA की जानिब से कहा गया कि आज हमें मौका दिया जाए और एक इल्तवा दी जाए और हम अगली तारीख पर बहस करेंगे। अदालत ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि 10:15 बजे मैं आज समाअत करूँगा, आप आएँगे, बहस करेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड को देखकर आज हर सूरत डिसाइड कर दूँगा। लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही 10:15 बजे प्रोसिक्यूटर्स आए, उन्होंने आके अदालत में बता दिया इनकी हद तक, असद उमर की हद तक कहा कि जी असद उमर को हम गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, फ़िलहाल उनका कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, इस वजह से उनको हम गिरफ़्तार नहीं करते। और चूँकि उनको गिरफ़्तार नहीं करना, इस वजह से अदालत ने उनकी जो ज़मानत है उसको, जो पोस्ट अरेस्ट बेल है, उसको मंजूर कर लिया गया। अब जानते हैं कि असद उमर पर खसूसी शफ़क़तें हैं। पहले 5 मुकदमात में लाहौर में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, ब्री कर दिया गया था दहशतगर्दी के मुकदमात में, और अब उनके ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा था उसमें भी बयान दे दिया गया कि उनको गिरफ़्तार नहीं करना। सलमान सफदर ने अपने दलाइल शुरू किए। उन्होंने कहा कि तारीख़ में कभी किसी को इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया, और इमरान खान को जिस तरीके से बनाया गया, इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की खुद मुख्तारी का सोचा। उनके ख़िलाफ़ 180 से ज़ायद केसेस हैं, 140 से ज़ायद केसेस इमरान खान की गिरफ़्तारी से कबल दर्ज किए गए। सलमान सफदर ने कहा कि FIA ने झूठे मकासद और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए साइफ़र केस का मुकदमा दर्ज किया। साइफ़र केस के मुकदमे में सबसे ज़्यादा जल्दबाजी में नामज़द किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी तब तक आ गए थे। सलमान सफदर ने दलाल के दौरान प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने मुदाखलत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि असद उमर के केस में ताहाल गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, असद उमर के ख़िलाफ़ कोई सबूत अभी मौजूद नहीं है। अगर असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने हैं तो अदालत की अपनी मर्ज़ी, तफ्तीश के दौरान अगर कोई सबूत मिला तो असद उमर को आगाह कर दिया जाएगा, चूँकि शाह खावर उस वक्त डायरेक्शन लेके अदालत में पहुँचे थे। उस पर जो वकील सलमान सफदर साहब ने दलाइल जारी रखे इमरान खान के। उन्होंने कहा कि साइफ़र केस का मुद्दई वज़ारत दाखिला का अफसर है। वज़ारत दाखिला ने साइफ़र केस हाईजैक कर लिया। साइफ़र वाशिंगटन से भेजा गया जिसकी वसूली वज़ारत ख़ारजा ने की। इमरान खान पर साइफ़र केस में ज़ाती मफादात हासिल करने का इल्ज़ाम है। साबिक़ वज़ीर आज़म पर साइफ़र केस में कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान का जिक्र मुकदमे में है, आज़म खान अदालत में हैं, क्या उन्होंने भी कोई ज़मानत करवाई है? अगर आज़म खान के ख़िलाफ़ केस नहीं बनता तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कैसे बनता है? प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफ़र का असली और नकली वर्जन क्या है। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि इमरान खान से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान ने जानबूझकर साइफ़र अपनी तहवील में रखा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस है कि साइफ़र गलत रखा और गलत इस्तेमाल किया। साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन को साबित करने के साइफ़र केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई। साइफ़र केस सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कैसे दर्ज हुआ? कमरे अदालत में मौजूद कोई भी 1923 में पैदा नहीं हुआ होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि मेरे वाले साहब 1923 में पैदा हुए। उनका और वकील सलमान सफदर ने कहा कि जो तोशा खाना की खिड़की में फंस गए उन्हें प्रोसिक्यूशन अंदर रखना चाहती है। 1.5 साल साइफ़र केस की तहकीकात जारी रहीं। मुकदमा तब बनाया जब इमरान खान के तोशा खाना केस में गिरफ़्तार हुए। साइफ़र केस सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया। ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म रहे, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने 71 की उम्र में जुर्म की दुनिया में पाँव रखा। गुज़श्ता समात पर इंसदाद मंशियात के जज ने बतौर मुंतज़िम जज समात की। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मंशियात का मुकदमा रह गया है, बाकी तमाम मुकदमात दर्ज हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। साइफ़र है क्या? बेशक कोडेड दस्तावेज़ होता है जिसमें कम्युनिकेशन होती है और वो हर बंदा पढ़ भी नहीं सकता। साथ जज अबुल हसनात ने कहा कि वजारत ख़ारजा साइफ़र की वसूली करता है। साइफ़र आया और कहाँ गया? साइफ़र केस है, साइफ़र के 4 नकूर आते हैं जिनमें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शामिल होते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज किसी कलभूषण यादव या अभिनंदन का केस नहीं सुना जा रहा। साइफ़र केस बहुत ख़तरनाक केस बनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लगता ही नहीं। इमरान खान कोई जासूस नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफ़र पर बयान से मुल्क को बचाया गया या मुल्क दुश्मनों की क़ुव्वतों की सहूलतकारी की गई। जुर्म दुश्मन मुल्क से हसास मालूमात शेयर करना है। सीक्रेट एक्ट तो लागू ही नहीं होता। FIA से तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद सिर्फ अदालत से है। जज अबुल हसनात ने कहा कि 2 कैटेगरीज़ की लिस्ट है। बहुत अहम बात करने लगा हूँ। सेक्शन 5 सेक्शन 3 कैसे लागू होता है? यानी साइफ़र केस अब इस पर है। अगर जुर्म साबित होता है तो सेक्शन 3A लागू होती। साइफ़र वजारत ख़ारजा से वज़ीर आज़म को मिला, लेकिन साइफ़र है कहाँ? उन्होंने साथ बताया कि जनाब साइफ़र आपका साबिक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि वजारत ख़ारजा में पड़ा है। साथ शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि जनाब साइफ़र की हिफाजत अगर गुम हुआ है तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है। आए रोज़ फ़ाइलें आती रहती हैं वज़ीर आज़म के पास, तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद नहीं उसके ऊपर कुछ करना होता, या वज़ीर आज़म ने ख़ुद उसकी हिफाजत नहीं डॉक्यूमेंट्स की करनी होती, बल्कि ये ज़िम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। वो मुहाफ़िज़ होता है। अगर गुम हुआ है तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है, वो इमरान खान की नहीं है। अदालत ने कहा जी हमारे पास भी कई नोटिफिकेशन आते हैं, वो अदालती अमले की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन हम उनको देखते तो हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जज साहब अगर वो गुम हो जाए तो आप ज़िम्मेदार नहीं होंगे, वो आपका अमला ज़िम्मेदार होगा जिनकी हिफाजत में डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो केस यहीं ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट जिन्होंने गुम किया, जो मुहाफ़िज़ थे, वो आपके बैठे हैं, वादा माफ गवाह बना के आप उनको बैठे हैं, ना वो ज़मानतें करवाते हैं, ना वो आज अदालतों में नज़र आते हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा बना दिया। सलमान सफदर ने कहा कि रात गए भी बैठना पड़े तो कोई नहीं घबराएगा। आप मालूम करना है साइफ़र केस सेक्शन 3A का है या सेक्शन 3B का है। प्रोसिक्यूशन बताया कि बैरून मुल्क किसको इमरान खान के साइफ़र पर बयान से फ़ायदा हुआ। FI ने कानून को तोड़ मरोड़ कर साइफ़र केस बनाया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र केस तो बनाया ही बैरून मुल्क ताकतवरों के साथ मालूमात शेयर करने पर है। ऐसा तो कुछ भी नहीं। केस बनता है तो पूरी काबीना पर बनता है, फ़र्द वाहिद पर नहीं बनता। 7 मार्च 2022 को साइफ़र वजारत ख़ारजा को मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस के ऑफिशियल की ज़िम्मेदारी है कि साइफ़र किधर गया। साइफ़र की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं बनती, उनके मातहत काम करने वालों की बनती है। अगर साइफ़र जुर्म होता तो 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के सामने क्यों रखा जाता और कौमी सलामती कमेटी क्यों उसके ऊपर जारी करती, और उनकी जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट दी गई। सलमान सफदर ने साइफ़र का मसला कौमी सलामती कमेटी में रखा गया। फैसला हुआ गैर मुल्की सफ़ीर से बात की जाएगी। साइफ़र अवाम के सामने नहीं रखे गए, नुकात शेयर नहीं हुए। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफ़र को लहराया गया है, हालांकि ये ख़ुद TV पर बैठ कर कह चुके हैं कि जी वो साइफ़र नहीं था जो इमरान खान ने उस वक्त लहराया था। और ये अभी आपने देखा नहीं, सलीम साफ़ी ने भी कहा कि वो येलो किस्म का एक पेज होता है या कागज़ होता है और इमरान खान ने वाइट लहराया था। तो ये ख़ुद ही अपनी बातें। उस पर सलमान सफदर ने कहा जुल्म की बात तो ये है कि आपने साइफ़र मुकदमे में इमरान खान को जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया और हमें पता चला TV से वहाँ पर अतातार बैठा गुफ्तगू कर रहा था और वो कह रहा था कि जी अगर यहाँ से तोशाखाना से ज़मानत हो गई तो साइफ़र मुकदमे में वो जुडिशल रिमांड पर हैं। हमें तो उस वक्त पता चला, वकीलों को नहीं पता था, आपने उनका जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक मामलात हैं। और साथ जब सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए तो बाबर अवान साहब की जानिब से बड़ी तफसीली बात की गई। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन ने आज़म खान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना इश्तिहारी किया, ना वो ज़मानत पे बैठे, ना कुछ हुआ। बैरून मुल्क अनासर पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात की, बात कौमी सलामती में भी ज़ेर बहस आई। बैरून मुल्क से पाकिस्तान को धमकी आया तो वजारत ख़ारजा सो जाए। वजारत ख़ारजा ने काबीना के सामने साइफ़र रखा जिसको डीसील करके दोबारा सील कर दिया गया। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफ़र को रखा गया। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेकिन वकील बाबर अवान से जज ने पूछा क्या मुझे साइफ़र दिखाना चाहते हैं, जिस पर अदालत में जो है वो जज साहब ने कहा, वकील बाबर अवान ने कहा मैं आपको अबू साइफ़र दिखाना चाहता हूँ। अब वो हुआ क्या कि बाबर अवान साहब दलाल देते हुए मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो उन्होंने निकाली। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा मुझे साइफ़र दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको अबू साइफ़र दिखाना चाहता हूं। अबू साइफ़र कौन था? उस पर वकील बाबर अवान ने कहा कि कंप्यूटर अबू साइफ़र नहीं दिखा रहा, मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूं। वो कंप्यूटर पे नहीं चाह रही थी। अबू साइफ़र कौन था? जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जो इमरान खान ने लहराया था वो साइफ़र नहीं था। वो अदालत के सामने कमर बाजवा की वीडियो अदालत के सामने रखी, जिसमें जो वकील बाबर अवान ने कहा, आपने कहा था मैं दिलावर नहीं
दलेर हूँ। तो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा कि दिलावर और दलेर के दो मुख्तलिफ मानी हैं। वकील बाबर अवान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया, कुछ बरामद ना हुआ। 7 वज़ीर आज़म के साथ पोस्ट कैट वाक करती अदालत आती थी। वकील बाबर अवान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को कल हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया। एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, क्या वो भाग जाते? शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश करने का नोटिस लिया जाए। शाह महमूद कुरैशी से दौरान जिस्मानी रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमे में किसी सबूत का जिक्र नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि शाह महमूद ने अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रियासती इदारे मुतफ़िका तौर पर साइफ़र का मामला कौमी सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस लाए। बाबर अवान ने कहा कि सलामती कमेटी ने कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला किया कि साइफ़र एक हकीकत है। तफ्तीशी अफसर ने साइफ़र का डायरी नंबर लिखा भी है और असद उमर पर एक मुकदमा हुआ कि लाहौर में सुबह सवेरे खड़े होकर आवाम को उकसाया। सुबह सवेरे उठने वाला इल्ज़ाम तो असद उमर के घर वालों ने उन पर कभी नहीं लगाया, ये कैसे लगा सकते हैं? बाबर अवान के दलाल मुकम्मल हुआ तो फिर अली बुखारी ने दलाल देना शुरू कर दिया। अली बुखारी बेसिकली वकील थे शाह महमूद कुरैशी के। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी भी अदालत में आ गए, रिजवान अब्बासी भी मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली बुखारी के बाद जो शुएब शाहीन है उन्होंने अदालत में आर्गूमेंट्स किए। जब इनके दलाल मुकम्मल हो गए, वकील शेर अफजल मरवत ने भी दलाल दिए और ये सारे जब दलाल मुकम्मल हो गया तो उसके बाद फिर अदालत में स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने अदालत में आर्गूमेंट्स किए। बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स थे और उन आर्गूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें अब चूँकि जब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत में अदालत के सामने जो आर्गूमेंट्स किए वो इस वजह से सामने नहीं आ सके चूँकि जैसी प्रोसिक्यूटर्स ने दलाल शुरू किए तो अदालत ने कहा जी ये इन कैमरा अदालत है, तो वकला को भी जो थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया और सहाफ़ियों को भी बाहर निकाल दिया गया। उसमें एक बात सामने आ रही है कि 164 का बयान जो वो वायरल हुआ था वो 164 का वैसे नहीं था। बहरहाल उस तरह का कोई बयान अगर था भी तो क्या 164 का बयान जिसके बाद किसी भी मुलज़िम को जो वादा माफ गवाह बनता है और उसको फ़ायदा मिलता है वो मरकज़ी मुलज़िम नहीं हो सकता। साइफ़र अगर गुम हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आज़म ख़ान की। आज़म ख़ान को जो असल मुलज़िम था उसको आपने जब वादा माफ गवाह बना लिया तो उसके बाद केस आपका कहाँ गया? ख़त्म हो गया। फिर जब आपने एक शरीक मुलज़िम की हद तक बयान दे दिया कि हम उसको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते तो केस तो आपका वो बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अक्यूज़ पर्सन, वो हमेशा मुलज़िम को उसका फ़ायदा होता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने 10 मिनट के लिए फ़ैसला महफूज किया। वो 10 मिनट से जैसे ही मामला लंबा होता गया, अच्छा उधर से ख़बर थी कि नैब की टीमें पहुँच चुकी हैं और अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें इमरान खान को शामिल गिरफ़्तारी के लिए जो है वो टीमें नैब की टीमें पहुंच चुकी हैं अटक जेल। अब उनको पता था कि बाबर अवान ने और उनसे पहले बैरिस्टर सलमान सफदर ने धो दिया है, पूरा केस ही उड़ा के रख दिया है, सफाया कर दिया है साइफ़र मुकदमे का। लेकिन चूँकि इजाज़त और जो आइन और कानून की इजाज़त नहीं थी जिसकी वजह से ज़मानत मंजूर की जाती, मैं ये समझता हूँ कि यह ज़मानत खारिज होने वाली नहीं थी। अब चूँकि जज अबुल हसनात ने 1 घंटे से ज़्यादा महफूज रखने के बाद ज़मानत मुस्तरद कर दी। अभी वजूहात तो सामने आएंगी चूँकि डिटेल फ़ैसला होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ज़मानत खारिज होनी होती तो कभी नैब की टीम ना जाती। ये ज़मानत मंजूर होने लगी थी और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जो टाइम था वो बढ़ गया और वो डिले होते होते देर से फ़ैसला सुनाया गया और ज़मानत खारिज की गई। और अहम बात यह है कि अब ये मामला चूँकि स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में जैसे मंशियात के मुकदमात होते हैं, नैब के मुकदमात होते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, स्पेशल लॉ में हमेशा डिवीज़न बेंच सुनता है। लेकिन चूँकि साइफ़र से मुतल्लिक़ जो 3 दरखास्तें थीं, आमिर फ़ारूक को दरख्वास्त दी हुई थी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को कि ये जज अहलियत नहीं रखता सीक्रेट एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज की, उसको महफूज करके बैठे हैं। आज तक वो फ़ैसला नहीं सुनाया आमिर फ़ारूक साहब ने, 3 दिन हो गए वो फ़ैसला महफूज है और आज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने ज़मानत भी खारिज कर दी। अब देखना यह है कि चूँकि आमिर फ़ारूक साहब पहले बतौर सिंगल बेंच ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की अहलियत को और जो ट्रायल है उसका ट्रांसफ़र वो बतौर सिंगल जज सुन रहे थे, तो अगर तो डिवीज़न बेंच ने सुनना होता तो फिर वो डिवीज़न बेंच वो दरख्वास्तें भी सुनता। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता चूँकि ये अपनी नौयत का एक वाहिद ट्रायल है जो देखने को मिला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो हमारा भी कभी इससे पाला नहीं पड़ा। बहरहाल
अब देखते हैं कि ये ज़मानत आगे अगर जाती है तो 2 रुकनी बेंच आमिर फ़ारूक साहब के साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब होंगे। कुछ अरसा डिले होगा लेकिन अल्टीमेटली ज़मानत मंजूर हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मानत हाई कोर्ट भी नहीं जाने देनी, फिर पोल भी खुल सकते हैं FIA के और पूरे के पूरे केस के। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।